उपराष्ट्रपति भारत के संविधान और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है, जिनका मुख्य कार्य राज्यसभा के कृत्यों का पीठासीन के रूप में कार्य संचालन करना होता है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि लोकतंत्र में व्यक्ति शासन के अधीन होता है और शासन व्यक्ति के अधीन होता है। इसीलिए शासन भी व्यक्ति के द्वारा कई बार नियंत्रित की जाती है, और जब शासन को व्यक्ति नियंत्रित करता है तो सामान्य रूप में यही महाभियोग है। क्योंकि महाभियोग के पीछे जो संकल्पना है कि शक्ति की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर व्यक्ति की नियंत्रण स्थापित हो। जैसे पहले जब राजतंत्र या राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, तो वहां पर व्यक्ति ही अपने आप में शासन होता था। व्यक्ति जो करता था वही कार्यपालिका होती थी, जो सुना देता था न्यायपालिका होती थी। तो इस तरह की स्थिति में व्यवहारिक जो न्यायिक प्रणाली होती है वो स्थापित नहीं होती, और व्यवहारिक न्याय प्रणाली और जवाबदेह न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जवाबदेही लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राजा पर भी नियंत्रित रखने की संकल्पना आई, जो महाभियोग के रूप में आया। यही आपको देखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 67B में इसका जिक्र किया गया। और ब्रिटेन में भी ये 61 धारा है, जिसके अंतर्गत जो है सो राजाओं पर संसद का नियंत्रण होता है। और संसद चूंकि व्यक्ति की सभा होती है, लोकतांत्रिक सभा होती है, लोकतंत्र का मंदिर होती है, इसलिए संसद को संविधान के अंतर्गत समस्त संवैधानिक पदों पर व्यवस्थित लोगों के ऊपर में नियंत्रित करने का, पदों के ऊपर में व्यवस्था करने का अधिकार है। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्ति शासन के अधीन और शासन व्यक्ति के अधीन होता है। अभी उपराष्ट्रपति के महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगते हैं, क्योंकि कानून से, संसद से, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए प्रत्येक पद संविधान के अधीन और प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अधीन और संविधान व्यक्ति के अधीन होता है। अब यहां पर है कि उपराष्ट्रपति के ऊपर में जो महाभियोग लगते हैं, उस महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो वो प्रक्रिया जो है आपको 67B में है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए यह व्यवस्था है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव के द्वारा उन्हें हटा सकता है। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत, अब इस प्रस्ताव के लिए जो व्यवस्था है उसमें दो चीजें हैं। पहला कि कम से कम यह प्रस्ताव 50 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो, हस्ताक्षरित हो, और ये 14 दिन पूर्व की नोटिस हो, 14 दिन की सूचना के आधार पर दिया जा रहा हो। आप लोगों ने ये सवाल पूछे हैं कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, जो उसका प्रोविजन है। अब आ जाइए, अभी के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में ये पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति जिन पर अभियोग लगा है, या आप यूं कह सकते हैं कि हटाने का जो प्रस्ताव है ये आपको विपक्षों के द्वारा लाए गए हैं कि इन्हें हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? तो ये निष्पक्ष रूप से कार्य संचालन नहीं करते, इनके कार्यों में तटस्थता नहीं होती, ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, और सभापति को हटाने के पीछे में ये सारे कारण बनते हैं। क्योंकि इस पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी पक्षपात से ऊपर होते हैं, ये किसी दल से ऊपर होते हैं,
धर्म, लिंग, जाति, स्थान से ये ऊपर होते हैं और इसीलिए इनसे यह उम्मीद किया जाता है कि ये निष्पक्ष रूप से सभा का कार्य संचालन करेंगे, जैसा कि आरोप है विपक्षी दलों के द्वारा। अब यहां पर है कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद क्या होगा। तो प्रस्ताव के पारित होने के बाद लोकसभा भी इसकी समीक्षा करेगी, जांच करेगी, और अगर वो पारित हो जाती है तो फिर उस दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अब यहाँ पर सवाल है कि इसको व्यवस्थित करने के लिए प्रावधान क्या है, कैसे। तो इसमें नियम है कि 14 दिन की पूर्व सूचना हो और इसमें साधारण जो इसकी बहुमत है, साधारण बहुमत के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित करके इसे जो है सो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा। कहने का अभिप्राय है कि जैसे कि मान लीजिए कि संसद में 237 सदस्य हैं, तो इस 237 सदस्य में से अगर 120 सदस्य इसके समर्थन करते हैं तो ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अब यहां पर इस प्रस्ताव को पारित होने के पीछे एक चीज और है कि क्या ये प्रस्ताव पारित होगा या पारित हो सकता है, सदन में रखा जा सकता है, विचार हो सकती है। तो इसमें 2-3 चीज तकनीकी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये है कि 10 दिन, इसमें 14 दिन का प्रस्ताव है, जबकि ये 10 दिन 10 तारीख से ये सदन शुरुआत है, दिया गया है नोटिस, और 20 तारीख तक ये सत्र चलेंगे, तो समय 10 दिन बचता है। और इसीलिए हो सकता है कि राज्यसभा सचिवालय के द्वारा इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए या रद्द कर दिया जाए या स्वीकार न किया जाए, एक ये हो सकता है। अब यहाँ दूसरा सवाल होगा आप लोगों के मन में कि अगर ये प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो क्या फिर अगले सत्र में ये प्रस्ताव बने रहेंगे। तो बिल्कुल नहीं। अगर सचिवालय के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होती है या इसको स्वीकार नहीं किए जाते हैं, इसके सभी फॉर्मेलिटीज को अगर इसमें पूरा नहीं होगा तो ये प्रस्ताव अगले सत्र में पुनः फिर नहीं रखी जाएगी, ये इसकी व्यवस्था है। अब यहाँ सवाल है कि अगर रखी जाएगी तो क्या होगा। तो रखने की स्थिति में जो ये साधारण बहुमत है, मतलब 237 में से 220 सदस्यों का अगर समर्थन इन्हें मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होंगे और फिर लोकसभा में भी ये पारित होगा, और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद जो हैं तो खाली माने जाएंगे। ये इसकी व्यवस्था है। अब यह सवाल है कि क्या भारत में इस तरह की बातें भली नई हो, लेकिन दुनिया के कंटेस्ट में ये नई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभियोग जो हैं संवैधानिक पदों पर लगते हैं। ये संविधान की खूबसूरती ही है, लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है, नियमों के अधीन है, व्यवस्थाओं के अधीन है, संविधान के अधीन है। और प्रत्येक व्यक्ति जब संविधान के अधीन होते हैं तभी उस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहती है। लेकिन यह एक संवैधानिक पद होता है और इसीलिए इस पद पर व्यवस्थित होने के बाद निष्पक्षता, तटस्थता, ये एक महत्वपूर्ण चीजें होती है जो बना करके ही हम लोकतांत्रिक गरिमा की रक्षा कर सकते हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों के संयुक्त और सही संतुलन से ही लोकतंत्र मर्यादित और व्यवस्थित होती है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो व्यवस्था को देखता है, संसद को देखता है, और जब संसद में ही गरिमापूर्ण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं होती है तो लोगों को अपनी व्यवस्थाओं से विश्वास कमजोर होता है, और ये विश्वास का कमजोर होना ही लोकतंत्र को फिर कमजोर बनाती है। आप लोग, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, यही प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया से थोड़ा सा ये सहज प्रक्रिया है। ठीक है।